नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 27 दिन से लगातार जोरदार प्रदर्शन जारी है। मांग एक ही है कि हमें बहाल करो। बात 1983 पीटीआई टीचर्स की हो रही है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शन, घेराव, नारेबाजी की खबरें लगातार आ रही हैं और बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिया जा रहा है कि आपके लिए बेहतर रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन पीटीआई टीचर्स को भरोसे में दम नजर नहीं आ रहा, तभी तो 27वें दिन भी अनशन लगातार जारी है। और प्रदर्शन में अब केवल 1983 बर्खास्त पीटीआई ही नहीं है, बल्कि अन्य कर्मचारी संगठन भी साथ आ रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ और हरियाणा कर्मचारी महासंघ भी इनके साथ आ गए। कर्मचारी लगातार बीजेपी सांसदों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। मांग सिर्फ एक ही है कि हमारी यथास्थिति को बहाल किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों और नेताओं से यह आश्वासन मिल रहा है कि आपके लिए सरकार कुछ ना कुछ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के 1983 शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों को तगड़ा झटका दिया था। शीर्ष अदालत ने हरियाणा में साल 2010 में स्कूलों के लिए की गई 1983 पीटीआई की भर्ती को रद्द कर दिया था। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इन पीटीआई की भर्ती को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि भर्ती प्रक्रिया में मनमानी की गई है, नियमों में बदलाव किया गया है। इसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए उसको बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि साल 2010 में की गई शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों की भर्ती में आवश्यक मानकों के साथ समझौता और नियमों का उल्लंघन किया गया था। साल 2010 में यह भर्तियां उस समय की गईं जब हरियाणा में कांग्रेस की यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। सवाल यह बढ़ा कि सरकार बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के लिए क्या कदम उठाएगी, और दूसरा, क्या सरकार के पास पीटीआई टीचर्स की बहाली का कोई विकल्प है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सब कुछ होना है तो फिर सांसद और विधायकों को किस भरोसे से बर्खास्त पीटीआई ज्ञापन दे रहे हैं, यह अहम सवाल है। पहला बड़ा सवाल कि ज्ञापन क्यों दिए जा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है, और अगर ज्ञापन से कुछ होना है तो फिर सरकार के पास विकल्प क्या है। और दूसरा अहम सवाल यह कि जो भर्ती प्रक्रिया एक बार करने की बात सरकारें करती हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, तो उनमें बदलाव क्यों किया जाता है। और ये पीटीआई टीचर्स के मामले में जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों ऐसा बदलाव किया गया, उसके पीछे मंशा क्या थी, पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स जरिए आपको दिखा देते हैं। 1983 पीटीआई भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया, पहला चरण। दूसरा, 28 दिसंबर 2006 को चयन प्रक्रिया की घोषणा की गई। कुल 200 अंक की लिखित परीक्षा और 25 अंक के इंटरव्यू से चयन होना था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान बार बार चयन मानदंड बदले गए, बार बार बदले गए। आरोप है कि अध्यक्ष ने 30 जून, 11 जुलाई और 31 जुलाई 2008 को मनमाने ढंग से मानदंड बदले, 3 बार बदले। इस बदलाव प्रक्रिया पर आयोग के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे, चेयरमैन के अलावा। 11 जुलाई 2008 को निर्धारित चयन प्रक्रिया के विरोध में प्रदर्शन भी किया गया कि आपने जो चयन प्रक्रिया बनाई वो सही नहीं है। 31 जुलाई 2008 के निर्णय को सही बताने के लिए सीएम निवास के बाहर प्रदर्शन को आधार बनाया गया। हाईकोर्ट में अपने फैसले को सही बताने के लिए पेज पेश किया गया। इसमें 3 अगस्त 2008 को चयन मानदंड तय करने में आयोग के सभी सदस्यों की सहमति बताई गई। इसे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को समाप्त करने वाला दस्तावेज माना। यह प्रकरण है जो हमने आपको समझाया, लेकिन अब आपको यह बता दें कि 1983 पीटीआई बर्खास्त हो चुके हैं, वो विरोध कर रहे हैं और बीजेपी के सांसदों विधायकों से मिलकर बात कर रहे हैं, अपने ज्ञापन दे रहे हैं। अब इस ज्ञापन से हल निकलेगा क्या, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को लेकर अपना फैसला सुनाई दिया है। और दूसरा, 10 साल पहले जो हुआ क्या वो सही था,
और अगर ऐसा सही होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इस भर्ती को रद्द क्यों करना पड़ता, जिसको लेकर कांग्रेस दावा करती है कि क्यों पीटीआई टीचर्स को हटा दिया गया। ये वो बड़े सवाल है जिनको लेकर हम बातचीत करने वाले। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हरेंद्र ढाका पीटीआई शिक्षक संघ के प्रवक्ता है। ढाका साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। गर्ग साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शेर सिंह जी। अत्रे साहब, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन अब सांसदों को ज्ञापन दे रहे हैं पीटीआई जो बर्खास्त हैं, अलग अलग जगह के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये ज्ञापन क्यों लिए जा रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है, जहां तक ज्ञापन देने का विषय है, एक संवैधानिक अधिकार है। देश का कोई भी नागरिक संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करके अपनी मांग सरकार के सामने रख सकता है। भले ही वो ज्ञापन के जरिए रखा जाए, भले ही वो धरना प्रदर्शन के जरिए रखा जाए, इसमें किसी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन देखना ये होता है शमशेर के, आप जिस मांग के लिए ज्ञापन दे रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो कानून सम्मत है, कानून का क्या दृष्टिकोण है। और इस विषय में खासतौर पे जो पीटीआई 1983 जिनको सेट असाइड किया, जिनकी भर्तियों को माननीय कोर्ट ने, आपने शुरू में पूरा डिटेल उनका बता भी दिया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, जो देखिए इस मामले को कोर्ट में लेके कौन गया, जो हमें सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो लेके नहीं गई, मनोहर सरकार इसको कोर्ट में नहीं लेके गई। इसको कोर्ट में लेके गए वो 68 प्रार्थी जिन्होंने आवेदन किया था इसके लिए, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। और जिन कारणों को उन्होंने कोर्ट में जाके रखा, जिनका जिक्र आपने भी कहा कि चयन प्रक्रिया के अंदर खामियां थी, ये कोर्ट ने माना। और यही उन लोगों ने भी रखा था कि चयन प्रक्रिया के अंदर जिस तरह से बदलाव किए गए, कुछ विशेष लोगों को लाभ देने के लिए उसमें बदलाव हुए। कोर्ट ने उन सभी कारणों को सही मानते हुए 2012 में इन भर्तियों को सेट असाइड कर दिया। उसके बाद पीटीआई टीचर्स और उस वक्त का आयोग एसएलपी डाली डिवीजन बेंच के अंदर, हाई कोर्ट के डबल बेंच जिसको हम कहते हैं। डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के निर्णय को सही माना। जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, जिन्होंने इस मामले को, जो अभ्यर्थी कोर्ट में लेके गए थे, उनके जो भी ऐतराज थे, उन ऐतराजों को सही माना और सिंगल बेंच के आदेश को उस तरह से मान्य रखा। उसके बाद पीटीआई चले जाते हैं अपना ऐतराज लेके सुप्रीम कोर्ट में, ये उनका अधिकार भी था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अंदर सिंगल बेंच का निर्णय और डबल बेंच का जो निर्णय भर्तियों को सेट असाइड करने का था, उस आदेश को एज इट इज रखा। अब देखिए, कोर्ट ने ये बात कही कि जिस प्रक्रिया से चयन हुआ है वो प्रक्रिया सही नहीं थी, उस प्रक्रिया के अंदर खामियां थी। कई बार मेरे मित्र पीटीआई मुझे भी मिलते हैं, वो एक बात करते हैं कि साहब हमारा दोष क्या है। मेरा एक बड़ा सीधा सा कहना है, जब कोर्ट एक प्रक्रिया को गलत बताती है, कोर्ट ये कहती है कि गलत प्रक्रिया के जरिए चयन हुआ, अगर प्रक्रिया गलत थी तो वो चयन भी गलत है, उसमें तो मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई एतराज। लेकिन अत्रे साहब, जिस तरह से ज्ञापन सौंपे जाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक भरोसा मिलता है, आश्वासन मिलता है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार चाहे जिस भी पार्टी की हो, उनसे उम्मीद की जाती है, तो किसी न किसी उम्मीद के भरोसे वो ज्ञापन आप लोगों को दे रहे हैं, तो उनको लगता है ऐसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन उनको सरकार से भी कुछ न कुछ उम्मीदें रहती हैं, तो अगर ऐसी उम्मीदें हैं तो फिर कोर्ट को क्यों अब बीच में लाया जा रहा है? नहीं शमशेर, देखिए ऐसा है, जहां तक ज्ञापन देने का बात है, जहां तक सरकार के सामने अपनी मांग रखने की बात है, सरकार ने तो बाकायदा एक कमेटी गठित की कि जो पीटीआई से बातचीत कर सके, पीटीआई अपनी बातचीत सरकार तक पहुंचा सके, बात को रख सके, क्योंकि हमारी हमदर्दी भी पीटीआई टीचर्स के साथ है। लेकिन यहाँ पे विषय कानून का और सुप्रीम कोर्ट का है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। यही मैं जानना चाह रहा था अत्रे साहब आपसे कि वो हमदर्दी है तो फिर उसमें क्या कोई रास्ता निकाला जा रहा है क्या? वो हमदर्दी जिस तरह से कोई ना कोई, आप लोग अगर हमदर्दी देखिए, एक तो हम कोर्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम हमदर्दी पर आ जाते हैं, तो या तो कोर्ट का फैसला मानने हो या फिर हमदर्दी पे काम होना चाहिए। नहीं शमशेर, ऐसा है, मेरे और आपके हमदर्दी दिखाने से हम कानून तो नहीं तोड़ सकते, हम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन सर, वही तो पूछना चाह रहा हूँ, उस हमदर्दी में क्या राज छिपा है? उस हमदर्दी में राज क्या छिपा, ये तो जानना चाह रहा था मैं, और हरियाणा प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, वो पीटीआई भी जानना चाहते हैं जो बर्खास्त किए गए, और वो 68 पीटीआई भी जानना चाहते हैं कि अब होगा क्या,
देखिए शमशेर, हाँ। जहां तक अब होगा क्या, हाँ। इसके बारे में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही स्पष्ट कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही रास्ता बताया कि 5 महीने के अंदर चयन प्रक्रिया को पूरा करके इन नियुक्तियों को किया जाए। उसमें तो कोई मेरे ख्याल लगता है किस तरह के शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। वो रास्ता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट बता चुके हैं। ठीक है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से पीटीआई अध्यापक बार बार ये कहते थे कि साहब जिन्होंने हमारे साथ ये अन्याय किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हालांकि वो खुद आगे बढ़ के नहीं आए, परंतु सरकार ने उस आयोग के अध्यक्ष और आयोग पे एफआईआर दर्ज करी, क्योंकि इन लोगों को न्याय मिलना जरूरी है। जो इनको सड़कों पे लेके आया, जिन लोगों ने इनके साथ धोखा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। तो सरकार ने एफआईआर की है। हरेंद्र ढाका जी, ये ज्ञापन आप लोग क्यों दे रहे हैं? सरकार ने तो कह दिया ना, अत्रे साहब को सुन रहे हैं आप कि बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया फैसला, हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप लोग क्यों इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोगों को कोई उम्मीद है क्या सरकार से? ज्ञापन दे क्यों रहे हैं? जो बात हो चुकी, हमदर्दी से तो नौकरी मिलती तो फिर बहुत से लोगों को मिल जाती। शमशेर जी, राजनीति में दो तरह से झूठ बोला जाता है। सबसे पहला झूठ ये होता है, मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रवीण जी को बताना चाहता हूँ कि झूठ दो तरह का होता है। एक तो आप गुस्से में आके झूठ बोलें, एक आप बड़े प्यार से झूठ बोलें। हमारे जो बीजेपी के जितने भी नेतागण हैं, जितने भी प्रवक्ता आज तक न्यूज चैनल पे आए हैं, वो बड़े प्यार से झूठ बोलते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आदरणीय प्रवीण जी ने अपनी बातें रखी और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बार बार सुप्रीम कोर्ट की आड़ में राजनीतिक दवेश निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है। अब मैं आपके माध्यम से एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारे पीटीआई साथी गलत हैं, प्रक्रिया गलत है, तो इनके सांसद महोदय सांसद संजय भाटिया जी ने मीडिया के सामने हाथ उठाकर स्वयं बोला कि मैं ये वादा करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं सभी साथियों के सामने कि वो 2010 का एक भी पीटीआई कोई भी फाल्टी नहीं है, पीटीआई की कोई भी गलती नहीं है। अगर इनके खुद के नेतागण आकर हमारे धरने पे बैठते हैं, जिसमें सांसद उन्होंने एक बात की कि पीटीआई गलत नहीं है, लेकिन चयन प्रक्रिया को लेकर कहा उन्होंने कि वो चयन प्रक्रिया भी गलत नहीं थी। शमशेर जी, चयन प्रक्रिया 1983 पीटीआई से पूछ के तो हो ही नहीं थी। मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, आप उस चयन प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में चयन प्रक्रिया को बार बार बदला गया, उसको लेकर भी आप बात करें, सरकार से आप सवाल करें, सरकार से आप जो गुजारिश करें, जो अपील करें, आप लोगों का अधिकार है। लेकिन उस 2010 के उस प्रकरण को भी जरा आप एक बार याद करें, जब ऐसा बार बार हो रहा था, और आप भी जानते कि ऐसी चीजों को बार बार क्यों बदला जाता है। शमशेर जी, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला है कि बार बार जो प्रक्रिया बदली। आप भी बोलो सर ये बात है, आप भी बोलो ना कि उस वक्त जो हुआ वो गलत हुआ। आप ये कहो कि चयन प्रक्रिया गलत थी, आप भी उस बात को स्वीकार करें। शमशेर जी, हम तो बार बार न्यूज चैनल पे आके बोल रहे हैं कि उस समय जो प्रक्रिया में खामियां रही और उस समय के दौरान जो भी लोग इसके आरोपी हैं, जिन्होंने ये किया है, आप उनको सजा दीजिए। लेकिन जो लोग इस प्रक्रिया से गुजरे हैं, जो 20,500 के समथिंग हमारे पीटीआई थे और 15,555 के आसपास साथियों ने इंटरव्यू दिया था, उसमें किसी भी कैंडिडेट को ये पता नहीं था कि ये जो प्रक्रिया गुजर रही है, जो साक्षात्कार हो रहा है, इसमें कितने नंबर का इंटरव्यू रखा गया। बीजेपी के प्रवक्ता बार बार आकर जवाहर यादव जी मीडिया चैनल पे झूठ बोलते हैं, कभी वो 20 नंबर का इंटरव्यू कहते हैं, कभी वो 25 नंबर का इंटरव्यू कहते हैं। मैं महोदय को बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इंटरव्यू 30 नंबर का था। हमारे पीटीआई साथियों को भी नहीं पता था। जब 2010 में चयन प्रक्रिया शमशेर जी पूरी हुई, तो हमें जब बाद में पता चला कि ये तो साक्षात्कार 30 नंबर का था। सभी लोग उससे गुजरे हैं और सभी लोगों ने प्रयास किया। जिनका जब आप लोगों ने इस पीटीआई के लिए आवेदन किया, तब आप लोगों को क्या बताया गया था? उस नोटिफिकेशन में क्या था वो भी आप बताइए, और बाद में जब चयन हुआ तब क्या था वो भी आप बताइए। दोनों बातें बताइए ताकि हम कांग्रेस से भी सवाल पूछें, गर्ग साहब से पूछें। अत्रे साहब आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट। मुझे ये भी बताइए कि जब नोटिफिकेशन जारी किया। शमशेर जी, जैसे अभी आपने चैनल पे भी चला रखा है, बार बार दिखाया जा रहा है कि 2006 में 1983 पीटीआई के आवेदन मांगे गए थे और 2007 में हमारे को एक पेपर के लिए पेपर का नोटिफिकेशन निकाला गया। हम तमाम साथियों ने जाके पेपर दिया। कितने नंबर का पेपर था? कितने नंबर का पेपर था? पेपर 200 नंबर का था शमशेर जी। इंटरव्यू कितने नंबर का था?
साक्षात्कार कितने नंबर का था? 25 नंबर का साक्षात्कार उसमें रखा गया ठीक था। है, ठीक सभी है। साथियों ने जाके पेपर दिया, लेकिन कुछ खामियां रही, धांधलियां हुई, पेपर लीक हुआ, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। मैं उनमें से कुछ, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। हम चाहते थे कि प्रक्रिया आगे चले, लेकिन धांधली के कारण अगले ही दिन वो आया कि पीटीआई बनेंगे मुन्ना भाई, और पेपर को कैंसिल कर दिया गया। हमने फिर इंतजार किया, फिर उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि दोबारा से पेपर लिया जाएगा। हम फिर तैयार थे देने के लिए, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि 1983x8 पीटीआईओ को इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। हम फिर तैयार थे देने के लिए, तमाम साथी तैयार थे। इन्होंने फिर नोटिफिकेशन निकाला कि सभी जो लोग थे, उन सभी पीटीआई को जिन्होंने आवेदन किया था, उन सभी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। हम भी साक्षात्कार में शामिल हुए, सभी साथियों ने साक्षात्कार दिया। जब चयन हुआ तो हमें पता चला कि ये जो साक्षात्कार है, ये 25 से 30 नंबर का बदल दिया गया, और वो 2004 में भी हुआ था शमशेर जी। 2004 में आदरणीय यही मैं बात पूछना चाह रहा था आप लोगों से। ठीक है हरेंद्र ढाका, आऊंगा आपके पास आऊंगा। इस चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए, बार बार बदला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का निर्णय था उसको बरकरार रख दिया। बजरंग दास गर्ग जी, क्या इसके पीछे वजह थी? ये धांधलियां क्यों हो रही थी? जैसे कि ढाका साहब कह रहे हैं 2006 से लेकर 2010 के बीच में कितनी बार इस चीज को बदला गया, कितनी बार साक्षात्कार की प्रक्रिया को बदला गया, और इंटरव्यू को ढाका साहब एक मिनट माफी चाहूंगा। शमशेर जी माफी चाहूंगा, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं। हम सभी साथी भाजपा सरकार से, खट्टर सरकार से, आदरणीय शिक्षा मंत्री से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहते हैं। सभी साथी जाकर एक ही सवाल पूछते हैं कि 1983 पीटीआई का क्या कसूर है। पूछेंगे, अत्रे साहब से पूछेंगे, बिल्कुल, उन्होंने बोला हमदर्दी है, उन्होंने बोला पूछेंगे। लेकिन बजरंग दास गर्ग जी, आपसे भी पूछ रहा हूं मैं, 25 के साक्षात 200 नंबर की परीक्षा होती है, फिर रद्द हो जाती है, दोबारा से बात होती है, फिर साक्षात्कार की प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है। 2006 से 10 तक जो खेल चला, उसी खेल का नतीजा है ये कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1983 पीटीआई सड़कों पर अपनी नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं, और सरकार ये कहती है कि कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कांग्रेस पार्टी के काल में वो 30 नंबर का साक्षात्कार हुआ क्यों बार बार नियम बदले गए? वजह क्या, बताइए जरा। शमशेर जी, पहले जी जो प्रवीण जी ने बात कही, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। थोड़ा शॉर्ट में दिए सर, क्योंकि मेरा भी सवाल है, उसका भी मुझे जवाब लेना आपसे। नहीं, आपके सवाल का जवाब तो देंगे ही नहीं। अत्रे साहब पूछूंगा मैं, सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर फायदा क्या है बहस करने का? हाँ, सहानुभूति पीटीआई टीचरों के साथ, मगर इनकी सहानुभूति साथ है, तो झगड़ा किस बात का है? कह रहे ना कोर्ट ने फैसला दे दिया, कह रहे। मैं बता रहा हूँ, कोर्ट की जो बात बता रहा हूँ, आप इसका अध्यादेश लाकर इनकी पुनः भर्ती कर लीजिए, स्पेशल कानून बनाकर इनकी भर्ती कर लीजिए। पहले भी इन्होंने किया है। SC/ST एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था संशोधन करने का। उस टाइम भी जब संशोधन करने की बात आई, जब वो इन्होंने जनता सड़कों पर उतरी, तो उन्होंने दोबारा अध्यादेश लाकर उसी कानून को फिर बनाकर लागू किया गया। और यहाँ तक कि जहाँ गैस टीचर का मामला था, उसके अंदर इन्होंने स्पेशल कानून बनाकर उनकी भर्ती की गई। आज झगड़ा किस बात का है? जो हमारे साथी है, हमारे। ठीक है सर, ये जवाब तुम लेंगे, जो आप सुझाव दे रहे हैं ना, जो सुझाव आप दे रहे हैं बजरंग दास जी, जो सुझाव आप दे रहे हैं वो सुझाव हम बता रहे हैं। आपके सुझावों को सरकार सुन रही है, प्रवीण अत्रे बैठे हैं, और हम भी पूछेंगे क्यों नहीं आप ऐसा कर सकते। 1983 पीटीआई जो शिक्षक है, उनकी नौकरी का, घर का, परिवार का सवाल है, उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो आपने कहा वैसा बदलाव हो सकता है, वो कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा, बजरंग दास जी, ठीक है, आप लोग जो सुझाव दे रहे हैं वो सरकार तक पहुंच रहे हैं, आप लोग जो मांग रख रहे हैं, जो बता रहे हैं, अगर सहानुभूति एक मिनट अत्रे साहब, तो मुख्यमंत्री जी इनसे मिलते, इनकी समस्या सुनते, समाधान करते। ठीक है, महीने से ऊपर हो गया सर, बजरंग दास जी हो गया, मिलना ही ठीक है। उचित नहीं। ये विपक्ष सवाल उठा रहा है, अत्रे साहब, ठीक है, एक मिनट बजरंग दास जी, अत्रे से जवाब दूंगा, लेकिन पहले एक सवाल मेरा भी जवाब दीजिए आप। ये बार बार क्यों बदला गया? क्यों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था उस वक्त, और आज आप लोग विरोध कर रहे हैं? एक मिनट अत्रे साहब, वही आपकी बात का उत्तर देता हूँ, दीजिए। जहाँ तक 30 नंबर का, हाँ, 30 नंबर का जो आपके सामने आया है, आप पहले भी देख लो, 30 नंबर का पहले भी हुआ है,
और अब भी हो रहा, आगे भी होगा। लेकिन बदला क्यों सर, ये तो पूछना चाह रहा था आपसे मैं, क्यों बदला आप लोगों ने? तो बदला क्या, सुन लो आपने बदला क्यों? मैं कहता हूँ पहले 25 नंबर का ये टेस्ट रखा गया था। हाँ। उसके बाद इन्होंने क्या 30 नंबर कर दिया। हाँ। उसमें क्या गलती कर दी? जब 30 नंबर की प्रक्रिया थी। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा बजरंग दास गर्ग जी, एक एग्जांपल देता हूं, सुनिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। और जो इस वक्त, एक मिनट, मैं एक मिनट, बजरंग दास जी आपने क्या गलत कर दिया? वो गलत है कि ठीक है? जरा सभी दर्शक जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। साल 2014 का मामला मैं बता रहा हूं अत्रे साहब आपके पास। साल 2014 को पहली तारीख को 1 जनवरी को लिस्ट आउट होती है हिंदी लेक्चरर्स की। मैं बता रहा हूं हकीकत क्या है उसमें। उस लिस्ट में जो लोग भर्ती हुए, उसके बाद पूरा रिजल्ट कैसे बना, क्यों बना, पूरी डिटेल निकलकर सामने आई। तो उसमें था क्या, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, जिन अभ्यर्थियों ने नेट क्वालिफाइड, पीएचडी क्वालिफाइड, हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन ओवरऑल, 40 मार्क्स एकेडमिक में हासिल करने वाले, जिनको नंबर मिला साक्षात्कार में 16 और मेरिट बनी थी 57 की, 40 और 16 को मिलाकर बनते हैं 56 बनते हैं। लेकिन जिनके एकेडमिक में 28 नंबर थे, उनको इंटरव्यू में मिले 29 नंबर, 28 प्लस 29 मिलाकर बनता है 57। और वो 57 वाला सिलेक्ट हो गया हिंदी लेक्चरर की पोस्ट पर। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सब सुनिएगा, सिर्फ छोटा सा उदाहरण। 57 मार्क्स की मेरिट बनी, 57 वाला सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो 40 वाला, जिसको हो सकता है 17 मिल जाते तो सिलेक्ट हो जाता। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका चयन नहीं हो पाया उस प्रक्रिया में। मैं 30 की इसलिए बात कर रहा हूं। दर्शक साहब जवाब दे जरा। मैं 2010 के अंदर इनकी भर्ती हुई है। हाँ। और बिल्कुल संविधान के, मैं तो इसलिए पूछा ना कि तो साक्षात्कार 30 नंबर का, उसमें कितना उस गर्ग साहब, उस साक्षात्कार की वजह से क्या फर्क पड़ता है? 25 नंबर के साक्षात्कार को 30 का कर दिया जाता है, तो फर्क क्या पड़ता है? मैं आपको बता रहा हूं। 30% शमशेर जी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है गर्ग साहब आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब ढाका साहब, एक मिनट, अत्रे साहब जवाब दे रहे हैं। अत्रे जी बोलिए। देखिए शमशेर जी, पहले तो बात ये गर्ग साहब कह रहे हैं कि साहब जो इनकी भर्ती हुई है बिल्कुल संविधान के अनुसार हुई है। इसका मतलब यहाँ पे बैठ के गर्ग साहब माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गलत ठहरा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात तो समझे आपने शमशेर जी कहा है, आपने जिस तरह कह रहे हैं। एक मिनट बजरंग दास जी सुन तो ले जरा। बजरंग दास जी पूरी बात आपकी मैंने सुनी, पूरा वक्त मैंने आपको दिया। मुद्दा केवल पीटीआई का नहीं है, मुद्दा पारदर्शिता का है जो होनी चाहिए। मुद्दा केवल पीटीआई का नहीं है, भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी का है। डिबेट को खराब मत कीजिए। एक मिनट ढाका साहब, आप ही के पास आऊंगा, आप ही के पास आ रहा हूँ लास्ट में। और जो सवाल अत्रे साहब, एक मिनट, जो सवाल ढाका जी ने आपसे पूछे वो भी आप जवाब दे अत्रे साहब, और जो बातें बजरंग दास करने की उनका भी जवाब दे, क्योंकि हम चाहते हैं निर्णय जो भी हो या बहस का निष्कर्ष जो भी निकले वो सार्थक होना चाहिए। अत्रे साहब, मैं दोनों का जवाब दूंगा शमशेर। दूसरी बात जो है, यहाँ पे ढाका साहब ने ये बात कही कि साहब राजनीतिक द्वेष की वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। पहली चीज तो ये है ढाका साहब, मेरा आपसे क्या राजनीतिक द्वेष हो सकता है? शायद हम कभी आपस में मिले भी नहीं हैं। और मैंने जो कहा हमदर्दी, मेरी हमदर्दी मानवीय आधार पे, शमशेर जी की हमदर्दी मानवीय आधार पे हो सकती है और होती है, लेकिन कानून जहां होता है वहां हमदर्दी से बात नहीं बनती। आपने खुद ये बात मानी, आप कह रहे थे कि साहब जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या आप उनके खिलाफ कहीं पे कोर्ट में कहीं कोई एप्लीकेशन, कहीं कोई कंप्लेंट दी? आप शमशेर जी, क्या कोई आपने पूरा वक्त दूंगा। देखिए मैंने किसी को न कम न ज्यादा बराबर वक्त दे रहा हूँ। आपके पास होगा ढाका साहब, सबको वक्त मिल रहा है। बजरंग दास जी आप एक बार आप थोड़ा सा आप शांत रहें, बात सुन लेता हूँ पूरी। बजरंग दास जी बात सुन ले। देखिए बजरंग दास जी, ये तो सिद्ध हो गया है, ये तो बजरंग दास जी ये तो सिद्ध हो गया है कि आप लोगों ने जो भर्ती की उसमें अनियमितताएं थी, लेकिन बात आ रही है 1983 पीटीआई का कसूर क्या है, उसको लेकर हम जवाब ले रहे हैं अत्रे साहब से। एक मिनट सर, बजरंग दास सुन तो ले। देखिए शमशेर जी, जो आपने 30 नंबर वाला सवाल पूछा, ढाका साहब ने भी बताया कि 2 बार इनकी परीक्षा को रद्द किया गया।
एक बार ये कह के कि गड़बड़ हुई है, पेपर लीक हुआ है, और अत्रे जी थोड़ा जल्दी जवाब दे, वक्त नहीं है, जल्दी से बोलिए। हाँ, उस किया क्या जाता है कि बाद में लिखित परीक्षा तो रद्दी कर दी जाती है, 68 नंबर की एकेडमिक मार्क्स रखे जाते हैं, और इंटरव्यू 30 नंबर का किया जाता है। संजीव कुमार जो एक कंप्लेनेंट है, जो मामले को कोर्ट में लेके गए, उसने उदाहरण दिया जो आपने भी दिया था। 68 नंबर में से संजीव कुमार को मिलते हैं 41.5 नंबर, लेकिन इंटरव्यू में संजीव कुमार को दे दिए जाते हैं मात्र 7 नंबर। और ये कंप्लेनेंट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी कंप्लेंट में है, और जिसको कोर्ट ने सही माना है, ठीक है, जिसको कोर्ट ने सही माना है, उन्होंने ये कहा कि साहब इस वक्त इस प्रक्रिया के अंदर बाकायदा ऐसे लोगों को चयन किया गया जिन लोगों के जो है वो बाद में पास है, और पीटीआई का डिप्लोमा जिन्होंने अमरावती से पहले ले लिया। ये उनकी कंप्लेंट है, मेरी नहीं कंप्लेंट, ये उन्होंने कंप्लेंट में लिखा हुआ है। चलिए डाका साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? एक मिनट, डाका साहब कुछ कहना चाहिए। हरेंद्र जी बोलिए। मैं मेरे सम्मानित साथी परवीन जी को बताना चाहता हूं कि जहां तक झूठ बोलने की बात थी, तो कल ही मुख्यमंत्री जी रोहतक में आए थे, उन्होंने वहां भी मीडिया के सामने झूठ बोला। उन्होंने ये बोला है कि 2015 में अगर हम चाहते तो पीटीआई को निकाल सकते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय महोदय, जब 2015 में सर्वोच्च न्यायालय में हमें सटे मिला हुआ है, तो आप हमें कैसे निकाल सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये है प्रवीण शमशेर जी कि जब बच्चा रोता है, उससे कोई तकलीफ होती है, अपने माँ बाप के पास जाता है। आज हमारे माँ बाप आदरणीय खट्टर जी हैं, हमारे पीटीआई साथी बार बार उनके सामने आग्रह लेके जाते हैं, एमपी के सामने लेके जाते हैं, विधायकों के सामने लेके जाते हैं। आप चाहते क्या डाका साहब? आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? कुछ उसके यथास्थिति है या फिर कुछ और आपकी मांग है? शमशेर जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे 10 साल के दौरान बहुत सारी बहनें ऐसी हैं पीटीआई जो विडो हो चुकी हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो भगवान की उनकी मृत्यु हो चुकी है। आप खुद आकर उन बच्चों को देखेंगे तो मैं वादा करता हूं, और प्रवीण जी से भी कहता हूं, गर्ग साहब से भी कहता हूं, और तमाम जितने भी नेता हैं उनसे कहता हूं, आप उन छोटे छोटे बच्चों को जब आकर देखेंगे, आपकी आंखों से भी आंसू झलकेंगे। यानी आप ये चाहते हैं को रास्ता निकलना चाहिए? क्या रास्ता? रास्ता क्या सर? जल्दी से बताइए, वक्त नहीं, 1 मिनट मेरे पास है। रास्ता शमशेर जी पुनः बहाली होनी चाहिए। और जहां तक प्रवीण जी ये बता रहे थे कि इन्होंने बताया नहीं, आज जितनी भी भर्तियां होती हैं ना तो अभी बताया जाता है और ना बाद में रिजल्ट आने के बाद भी बार-बार। ठीक है अत्रे साहब, कमेटी का गठन किया गया, लेकिन क्या कुछ रास्ता निकल सकता है? क्या कोई रास्ता निकल? 1 मिनट ढाका साहब जवाब लेता हूँ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। कहते हैं कि सरकार हमारी माई बाप है, सरकार इनसे बातचीत करने के लिए इनके मशवरा जानने। 1 मिनट ढाका साहब, मैं जवाब लेता हूँ। 1 मिनट ढाका साहब, जवाब लेता हूँ अत्रे जी से। क्या क्या कर सकते हैं बताइए अत्रे साहब, क्या कर सकते हैं आप लोग? बता रहा हूँ कि सरकार ने कमेटी का गठन इसलिए किया कि इनसे बातचीत की जाए, इनसे मशवरा किया जाए, और अगर सरकार इनसे बातचीत और मशवरा कर रही है तो इनको अपनी हठधर्मिता छोड़ के, हठधर्मिता में क्यों कह रहा हूँ शमशेर यहाँ पे, इनसे पूछिए कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कपिल सिब्बल वकील करते हैं, किसने करवाया था कपिल सिब्बल को वकील? दीपेंद्र हुड्डा। चले, मैं एक पूछ रहा चाह रहा था अत्रे साहब, कमेटी का गठन किया गया तो क्या निकल सकता है? कांग्रेस पार्टी के हाथ में राजनीतिक कठपुतली बने हुए हैं। आप जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, न्याय किया, उनकी आप कंप्लेंट तक नहीं करना। चलिए, शुक्रिया आप सभी का। मुझे लगता है अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे बहस में यही निकलकर सामने आया। शुक्रिया अत्रे साहब आपका, ढाका साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बजरंग दास गर्ग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का। जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीति हो रही है, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, और इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह से बहस हो रही है, वो इसी तरफ इशारा करता है कि लगता है कि अभी इस पूरे मामले को लेकर कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। और जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक हो सकता है पीटीआई का प्रदर्शन लगातार जारी रहे, सरकार से गुहार लगाते रहे, सरकार को अपनी तरफ से ज्ञापन सौंपते रहे। सरकार का यह कहना है कि हमने एक कमेटी का गठन किया है, वो देखेगी क्या हो सकता है। तो कमेटी का गठन इसलिए तो नहीं किया जाता कि कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की बात शायद हो रही है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। दूसरा ये कि भर्ती प्रक्रिया जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं थी, और उन्हीं अनियमितताओं के चलते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को, इन सभी पीटीआई को बर्खास्त करने का अपनी तरफ से आदेश दिया। तो सीधी सी बात है कि गलती जो हुई उस काल में जब भर्ती हुई, उस गलती का खामियाजा भुगत रहे 1983 पीटीआई, और सरकार से कह रहे हैं कि आप हमारी माई बाप हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे लिए कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। ये उन लोगों की सरकार से मांग है। लेकिन
फिर बता दें, अभी इस मामले में कई पेच आएंगे, वक्त लगेगा निष्कर्ष निकलने में अभी तक के रुझानों के मुताबिक। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।